गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपना नेशनल इनकम का। सर क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है? हाँ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, बड़ा लाजवाब है, बड़ा मजा आएगा आपको। तो शुरू करें हम लोग। चलिए, तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम। सबसे पहले सभी बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए। मैंने ऐसे नोट्स लिख दिया है ताकि आपका कम से कम वक्त लगे और आपको कम से कम समय मुझे देना पड़े। तो आप अपनी कॉपी पेन निकालिए और बैठिए सामने। तो बच्चों, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो नेशनल इनकम होता है बच्चों, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। क्योंकि नेशनल इनकम को हम लार्ज स्केल पे पढ़ते हैं ना बच्चों, तो बड़े स्केल पे पढ़ा जाता है, वो लार्ज स्केल पे पढ़ा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। मतलब सर, इसको नेशनल इनकम क्यों कहते हैं? सर, नेशनल इनकम पढ़ना जरूरी क्यों होता है? सर, नेशनल इनकम पढ़ा क्यों जाता है? सर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्यों की जाती है? सर, नेशनल इनकम होता क्या है? सर, ये सभी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। आइए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए, नेशनल इनकम का एस्टिमेट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता चले हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट से, उस रोजगार से, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं। ये पता होना चाहिए बच्चों। इनकम कितना जनरेट हो रहा है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिजाइन नहीं कर पाएगी। तो पॉलिसी बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि हमें पता हो एटलीस्ट नेशनल इनकम के बारे में। तो पहला सवाल कि सर, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है? तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि कहता है नेशनल इनकम के बारे में। चलो सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम बात करें नेशनल इनकम पर, तो पहला सवाल कि नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है। सम टोटल का मतलब क्या हुआ बच्चों? सम टोटल का मतलब होता है जोड़। ये क्या है? सम टोटल है, जोड़ है। किस चीज का? दूसरा सवाल, फैक्टर इनकम। सर, ये तो समझ में आ रहा है कि इनकम जैसा आप कोई शब्द कह रहे हैं, लेकिन एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये एक जोड़ है, एक समेशन है। किस चीज का? तो फैक्टर इनकम का। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल इनकम वो अमाउंट है जो सभी फैक्टर इनकम का जोड़ है? हाँ, फैक्टर इनकम, वेट करो मैं बताऊंगा आपको। अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। सर, आपने सिटीजन नहीं कहा, आपने नागरिकता वाली बात नहीं कही, आपने रेसिडेंट कहा। हाँ बच्चों, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 अकाउंटिंग ईयर में कितना इनकम जनरेट हुआ। फैक्टर इनकम का टोटल समेशन। इसका मतलब बच्चों, हम ये कह सकते थे कि नेशनल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में एनवाई कहते हैं, इज अ समेशन ऑफ एफवाई। एफवाई का मतलब फैक्टर इनकम। अच्छा, कैसे कैसे इनकम आ सकता है बच्चों? एक पर्सन जब जॉब करता है, नौकरी करता है, चाहे बच्चों आपको सैलरी मिले, वेजेस मिले, पर्क्स मिले, प्रीमियम मिले, है तो बच्चों सैलरी, है तो वो वेजेस। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस को हम जब जोड़ देते हैं, इसका मतलब सर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बच्चों सोचो, हमारी इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी ने अपना रिसोर्स दिया है, वो रेंट ले रहा है, किसी ने कैपिटल दिया है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट ले रहा है, वहां काम करने वाले लोग मजदूरी ले रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज अ समेशन ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये समेशन है। अच्छा सर, कितने लोगों का? बच्चों, इकोनॉमी में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, सभी नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को हम सम टोटल कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? सर वो इनकम कैसे हो सकता है? बच्चों अब एक चीज सोचो, आप, अब हम आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं।
ध्यान से समझना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग मार्केट से एक 10 रुपया का चिप्स का पैकेट लाते हैं बच्चों, एक कुरकुरे का पैकेट लाते हैं, जरा सोचिए वो 10 रुपया कितने लोगों तक पहुंचा है। एग्जाम्पल, सबसे पहला बच्चों, उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, सभी के पास वेजेस गया। उसी 10 रुपए से जाता है ना बच्चों। अलग बात है कि वैसे करोड़ों पैकेट बने हैं, अरबों पैकेट बना है चिप्स का, लेकिन इमेजिन करो उसी इनकम से गया ना। अब दूसरा समझो, जिन्होंने आपको रिसोर्स दिया, जिन्होंने अपनी जमीनें दी, वो आपसे रेंट चार्ज करते हैं, उस फैक्ट्री वाले से रेंट चार्ज करते हैं। जिसने लोन दिया, जिसने पूंजी दिया, जिसने कैपिटल दिया, वो इंटरेस्ट लेता है। बैंक लोन दी, वो आपसे इंटरेस्ट ले रही है बिजनेसमैन से। और जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, वो क्या ले रहा है? प्रॉफिट, है ना बच्चों? प्रॉफिट। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम उसका सम टोटल कर दें तो नेशनल इनकम आ जाएगा? क्योंकि यही इनकम ना बच्चों लोगों तक टूट के पहुंचता है, यही इनकम तो लोगों के घर तक पहुंचता है। तो देखिए, क्या हम ये नहीं कह सकते नेशनल इनकम के बारे में, इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम? ये क्या है? फैक्टर इनकम का सम टोटल है। जो किसने अर्न किया? नॉर्मल रेसिडेंट ने। बच्चों, हमने नॉन रेसिडेंट की बात नहीं की, हमने रेसिडेंट की बात की, जो हमारे कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, जो हमारे देश में रह रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? जिनका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट हमारे देश में है। तुम सोच रहे होगे कि सर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट भी कोई चीज है क्या? हाँ है, मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक पर आगे। हर एक चीज तो एक ही बार नहीं ना समझ सकते, तो पहले आप इतना तो समझ लो, राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम जो है वो सम टोटल है, वो एक जोड़ है, समेशन है। किस चीज का समेशन है? तो फैक्टर इनकम का समेशन है। इसको कौन अर्न कर रहे हैं? देश के नॉर्मल रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में जो भी इनकम जनरेट किया जाता है। तो सर, क्या हम ये कह सकते थे एन वाई इज अ समेशन ऑफ एफ वाई? यानी कि जितना भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है। होप सो बच्चों ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। तो आप इसको एटलीस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कम से कम। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेशनल इनकम तो आपने होप सो लिख लिया। अब ये चीज समझना है कि सर फैक्टर इनकम क्या है। देखिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट तो आपसे जरूर करूंगा कि नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक शुरू होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम भी बच्चों हम लोग 3 नजरिया से पढ़ते हैं, 3 एंगल से पढ़ा जाता है, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। वो तीनों मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके एलिमेंट्स पे बात करेंगे, जीडीपी क्या है, जीडीपी एमपी क्या है, जीएनपी एमपी क्या है, एनएनपी एमपी क्या है, एनडीपी-एफसी क्या है, एनडीपी एमपी क्या है। तो स्लोली स्लोली आप समझ पाओगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब समझिएगा, अब आपके दिमाग में सवाल ये चल रहा होगा कि सर ये फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा जब बात निकला है तो हम आपको बता देते हैं कि फैक्टर इनकम हम किसे कहते हैं। देखिए, इनकम ना बच्चों एक्चुअली 2 तरह का होता है। इकोनॉमिक्स में इनकम को 2 तरह का माना गया है, एक फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। आप स्क्रीन पर देखना, ऊपर मैंने रखा है आपके समझाने के लिए। एक फैक्टर इनकम होता है, दूसरा ट्रांसफर इनकम होता है। बच्चों, ट्रांसफर इनकम उस इनकम को कहते हैं जो हम बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के, या यूं कह लो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में बिना पार्टिसिपेट किए जनरेट करते हैं। मतलब सर, क्या हमारे जो इनकम है, इनकम तो है बच्चों, लेकिन वो बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। जैसे देखिए, ट्रांसफर इनकम, अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम पर, तो देखिए मैंने स्क्रीन पर रखा है आपके समझने के लिए। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। मतलब आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिया, मतलब आप इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटी का हिस्सा नहीं हो, लेकिन तब भी आपके पास इनकम आ गया।
जैसे बच्चों पॉकेट मनी, आपको आपके पापा ने पॉकेट मनी दिया, जब आपको ओल्ड एज पेंशन मिलता है, जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये सब कुछ ऐसे इनकम होते हैं बच्चों जो इनकम तो है लेकिन वन साइडेड इनकम है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। इसे हम यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं, एक तरफा ट्रांसफर कहते हैं, और ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में यह आ सकता है कि क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपका कोई भी योगदान है ही नहीं, तो सर ये इनकम ऐसे ही जनरेट हो गया? हाँ, बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के, आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिया है बदले में, लेकिन तब भी आपको पैसे मिल गए, आपको पॉकेट मनी दे दिया गया, ओल्ड एज पेंशन दे दिया गया, स्कॉलरशिप दे दिया गया, ये सब इनकम ट्रांसफर इनकम कहलाता है। अब समझिएगा फैक्टर इनकम के बारे में। देखिए बच्चों, कहता है रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पैसा कौन रिसीव कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर इकोनॉमी में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? बच्चों 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बच्चों आप सोचो, अगर देश में एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो आज इतना सारा स्टार्टअप होता क्या? आजकल आपको शार्क टैंक इंडिया एक सीरियल बड़ा फेमस हुआ है, कुछ महीनों पहले आपने देखा भी है, अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, इस तरह के सब सेलिब्रिटीज आते हैं। बच्चों आप सोचो, अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो स्टार्टअप होता, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता। जो लोग अगर आपको कोई कैपिटल नहीं देगा, आपको लोन नहीं देगा, आपको इक्विटी कैपिटल नहीं देगा, आपको प्रेफरेंस शेयर्स नहीं देगा, आप बिजनेस चला पाओगे क्या? आपको मार्केट में लेबर नहीं मिलेंगे, इंजीनियर ना मिले, मैनेजर्स नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे, आप प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपको रिसोर्स ना मिले, अच्छा लैंड का मतलब आप जमीन मत समझ लेना, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, जमीन के अलावा और भी चीजें होती है। हर एक रिसोर्स जो कुदरत ने जमीन के ऊपर दिया, जमीन के नीचे दिया, वो हर एक चीज लैंड कहलाता है। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल, आप जो कोयला निकालते हो, कोई नेचुरल रिसोर्स को नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हो, अर्थ से, जमीन के अंदर से, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स में लैंड कहलाता है। खैर मुद्दे की बात आ जाओ भाई, ये बताना था कि इनकम 2 तरह का होता है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर। तो बच्चों जो फैक्टर इनकम होते हैं, जो फैक्टर इनकम होते हैं वो हमेशा नेशनल इनकम के पार्ट बनते, जो ट्रांसफर इनकम होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। फैक्टर इनकम क्या है बच्चों? फैक्टर इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने बदले में हमें सर्विस दिया, किसी ने कैपिटल दिया। एग्जांपल लो बच्चों, जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस क्यों चला रहा है? ताकि उसे प्रॉफिट मिले। किसी ने आपको कैपिटल क्यों दिया? ताकि उससे इंटरेस्ट मिले। लेबर आपके यहाँ क्यों काम कर रहा है? उससे मजदूरी मिले। आपको किसी ने लैंड, अपना रिसोर्स क्यों प्रोवाइड किया? उससे रेंट मिले। समझ रहे हो बच्चों? तो यही चीज तो हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे नेशनल इनकम में। बच्चों नेशनल इनकम कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट और टॉपिक नहीं है जिसको आप मजाक में पढ़ेंगे और सीख लेंगे। थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम बच्चों 3 अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। पता है बच्चों ये कहां से आया है? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट से आया है। तो सर क्या आप वो नहीं बताएंगे? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से समझिए नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम सम टोटल है, हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं। आप सोचो ना बच्चों, दिमाग शांत करके सोचो, लोग मैक्सिमम इनकम कितनी तरह से कमा सकता है? खुद का बिजनेस कर, एंटरप्रेन्योर, कहीं नौकरी कर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो वेजेस मिला अपने को। दूसरा, हम किसी को अपना रिसोर्स दिए, जैसे एग्जांपल बच्चों, किसी ने बहुत बड़ा मार्केट बना दिया और उसने रेंट पर कितने लोगों को दुकान चलाने को दे दिया,
वो क्या कमा रहा है? रेंट। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप अलग बहुत सारे लोगों को, नए नए बिजनेसमैन को, नए नए स्टार्टअप्स को पूंजी देते हो, कैपिटल देते हो, लो पैसे, आप पैसे बांटते हो, लो पैसे, स्टार्टअप करो, बिजनेस करो और प्रॉफिट कमाओ और मुझे भी दो। मैक्सिमम यही चार तरीका तो हो सकता है बच्चों। कहीं नौकरी कर कर, किसी को अपना रिसोर्स देकर, या तो किसी को पैसे देकर, या खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर। यही चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। सिंपल। तो हम कहते हैं कि नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है। किस चीज का सम टोटल है? तो फैक्टर इनकम का। अर्न बाय, कैसे अर्न किया गया है? तो अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। किसने अर्न किया? तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या सर नेशनल इनकम हर ईयर कैलकुलेट होगा? बोलो बच्चे। हर्ष बोलो। यस सर। गुड। तो जितना भी नेशनल इनकम है वो हम जनरेट करते हैं और एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं, ताकि बच्चों सरकार हर एक साल पॉलिसी डिजाइन कर पाए, वो अपनी नीति बना पाए। होप सो यहां तक क्लियर होगा आपको, है ना? yes, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ये नॉर्मल रेसिडेंट आप बार बार इतने देर से कह रहे हैं, तो जरा वो भी बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए ताकि हमें कुछ क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, नागरिकता एक अलग चीज होती है और रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन है? देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। या तो कोई इंसान हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री, जो लगभग 182 डेज, समझिएगा बच्चों, 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा अगर हमारे देश में रह जाते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कहने का मतलब उनका जो आर्थिक इंटरेस्ट है वो कहां लाई कर रहा है? अपने देश में, तब वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट। सर जरा इसको एक बार फिर से समझाइए। बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है आप हमारे देश में कितने दिन रह रहे हैं। अगर कोई अमेरिकन, कोई रशियन, कोई जर्मन अगर हमारे देश में 182 डेज से ज्यादा रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, तो उसको हम रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडेंट। तो सर वो जितना भी पैसा कमाएगा, वो जितना भी इनकम कमाएगा, क्या उन सभी इनकम को हम अपने कंट्री में ऐड कर लेंगे? हाँ जी, हम उसको अपने देश का इनकम मानेंगे। अब देखिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का दो मतलब होता है। अब आप सोचेंगे सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? आर्थिक इंटरेस्ट मतलब हमारा आर्थिक हित देश में है, इंडिया में है, कैसे? उस अमेरिकन का कैसे हम कह सकते हैं? सुनिए, पहला पॉइंट कहता है रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। वो हमारे देश में रह रहा है, हमारे देश में सारे पैसे खर्च कर रहा है। जैसे बच्चों, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, यही वो घर खरीदता है, यही वो जमीन ले रहा है, यही वो फ्लैट परचेज कर रहा है। तो ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया बच्चों। इन सब चीजों को हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आप छोटा सा इमेजिन करो, हमारे बहुत सारे भारतीय दुबई में सऊदी में रहते हैं, लेकिन सर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है सबका बच्चों। वो पैसा कमाते हैं और यहाँ अपने परिवार को भेज देते हैं। यहाँ उनकी जो फैमिली है वो एसेट्स परचेज करती है, इंडिया में जमीन लेती है, घर खरीदती है, ज्वेलरी लेती है, बच्चों की शादियां करते हैं, बच्चों को यही पढ़ाते हैं इंडिया में। तो बच्चों अब सोचो, जब आप इतना कुछ, इतना पैसा जिस देश में खर्च करोगे, तो इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट वही ना माना जाएगा। तो हम लोग तो ऑलरेडी रेसिडेंट हैं, क्योंकि हम लोग पैदा भी यही हुए, रह भी यही रहे, बड़े भी यही हुए, खाना पीना हर एक खर्च, एक एक पाई इंडिया में ही कर रहे हैं। लेकिन हम बात वैसे लोगों की कर रहे हैं ना जो इंडिया के बाहर के हैं, नॉन इंडियन हैं, लेकिन हमारे देश में रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो बड़े बड़े बिजनेसेस को रन कर रहे हैं।
तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे अगर वो 182 डेज से ज्यादा हमारे देश में रहते। अब आपको समझ में आया कि नॉर्मल रेसिडेंट कहने का रेफरेंस क्या था? होप सो आप समझ पा रहे होंगे नॉर्मल रेसिडेंट कहने का मतलब। हाँ जी सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बस आप पेशेंस रखो। आप एक एक लेक्चर का हर एक पार्ट को कंप्लीट करना और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए। चलिए, तो होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो हमने आपको नेशनल इनकम का एक रेफरेंस समझाया है ना। मैंने आपको फैक्टर इनकम भी समझाया, ट्रांसफर इनकम भी समझाया, नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं वो भी समझाया। अच्छा, अभी मैंने आपको मोटा मोटी बताया है, मैं डिटेल में आपसे आगे भी बात करूंगा। जब नॉन रेसिडेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम आपसे और भी बात करेंगे। चलो, तो अब नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट मतलब हम नेशनल इनकम का एक दूसरा नजरिया आपको बताएंगे। अभी फैक्टर इनकम हो गया, अब बताएंगे एक्सपेंडिचर से, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे।